नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां कैबिनेट के मंत्री रेखा आर्या ने सचिवालय स्थित एचआरडीसी सभागार में आयोजित बैठक में कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर समीक्षा की, जहां उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की रिटायरमेंट पर भी मिलने वाली सहायता राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि नए वित्तीय वर्ष से आंगनबाड़ी में जितने भी कर्मचारी हैं उनको रिटायरमेंट पर न्यूनतम 1 लाख रुपए की सहायता राशि मिलेगी, जबकि वर्तमान में उन्हें 35 से 40 हजार रुपए मिलते थे। और इस वृद्धि के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने 300 प्रति माह योगदान की आवश्यकता जो है उनकी थी, और जिसके बाद उनके संगठनों की सहमति भी प्राप्त हुई। जहां आपको बताते चले कि मंत्री ने यह भी जानकारी दी है कि इस योजना का लाभ 1 अप्रैल से रिटायर होने के बाद या फिर होने वाली जो भी आंगनबाड़ी की कार्यकर्तियां हैं उनको मिलेगा। और जहां बैठक में आंगनबाड़ी की कार्यकर्तियों के द्वारा सुपरवाइजर के पद पर भी प्रमोशन की चर्चा की जा रही है। जहां आपको बता दें कि 88 रिक्त पदों के लिए 1 सप्ताह के भीतर विज्ञप्ति जारी करने का निर्णय भी लिया गया। देखिए, आज महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक की गई है, जिसमें खासकर हमारी जो नंदा गौरा योजना है उसके अभी तक कितने आवेदन आए हैं और कितने आवेदन जन्म लेने वाली बालिकाओं के रहे हैं और कितने आवेदन जो है वो 12वीं पास उत्तीर्ण छात्राओं के रहे हैं, उसकी समीक्षा की गई है। जिसमें लगभग जन्म लेने वाले जो आवेदन करता है वो लगभग 12,576 है, और जो 2025-26 के हमारे 12वीं उत्तीर्ण करने वाली छात्राएं हैं उनके आवेदन लगभग 32,839 हैं। तो लगभग 45,415 टोटल कुल आवेदन आए हैं। अभी चूंकि तिथि 20 तारीख तक की है आवेदन करने की, तो ये आवेदन की संख्या बढ़ भी सकती है। तो फिलहाल नंदा गौरा योजना के लिए अधिसंख्य मात्रा में जो है आवेदन पहुंचे, जो कि अपने आप में बहुत खुशी की बात है। और विभाग को आज इसी बैठक के क्रम में जो है शीघ्र अतिशीघ्र इन आवेदनों का समय जब पूर्ण हो जाएगा उसके उपरांत में इसकी स्क्रूटनी करना और जल्द से जल्द इनके भुगतान करने की प्रक्रिया को। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां अब तैयारियों में जुट गई हैं। आपको बता दें कि इसी कड़ी में उत्तराखंड की राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने प्रदेश भर में सदस्यता अभियान को शुरू कर दिया है, जहां पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद सेमवाल ने इस पर जानकारी दी है कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी क्षेत्रीय पार्टियों को एक साथ लेकर एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में उतारेंगे और साथ ही अपने सभी प्रत्याशियों को चुनावों में उतारने की तैयारी भी कर ली गई है। तो वहीं उन्होंने यह भी बताया कि बीजेपी सरकार ने अपने एजेंडे में कहा था कि 100 दिन के अंदर लोकायुक्त लेकर आएंगे, लेकिन 4 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं पर लोकायुक्त नहीं आया को लेकर के सरकार ने खुद कहा था कि 100 दिन में लोकायुक्त बना देंगे। आज 10 साल पूरे होने जा रहे हैं, लोकायुक्त का गठन आज तक नहीं हुआ। इसी तरीके से सरकार ने कहा था कि सरकार बना दो तो हम गैरसैंण राजधानी बना देंगे। आज तक गैरसैंण राजधानी नहीं बनी, जबकि ये मुद्दे तो खुद सरकार ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किए थे भाजपा ने, दोनों मुद्दे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। इसी तरीके से जो पहाड़ के जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी है, स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य को लेकर आप देख सकते हैं कि अस्पतालों को लेकर के ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पे लोग आंदोलनरत न हो। जंगली जानवरों के लिए पूरे पहाड़ को जो है, पूरे पहाड़ को जंगली जानवरों के हवाले कर दिया गया है। सरकार की जो प्राथमिकता है ये यहाँ के लोग हैं ही नहीं, सरकार की प्राथमिकता है जंगली जानवर। और मुझे पता नहीं है कि सरकार किसके कहने पे, मेरे ख्याल से विदेशी ताकतों के कहने पे या किन लोगों के कहने पे जो है इस तरीके से पहाड़ को खाली करा रही है। पहले ही पहाड़ पलायन का शिकार है और अब पहाड़ को जंगली जानवरों के हवाले कर दिया गया, अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। यही सारे मुद्दे और समस्याएं हमारी रहेंगी और हम लोग चाहेंगे कि भाई यहाँ पे जो भी व्यक्ति इन समस्याओं को लेकर के मुखर हो, जनता को चाहिए कि उन लोगों को आगे आकर के अपना नेतृत्व सौंपे ताकि ये समस्याएं सॉल्व हो। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी का इस सदस्यता कार्यक्रम है। आज दर्जनों युवाओं ने आज सदस्यता यहाँ पर ग्रहण की है और 2027 में हम लोग जितने भी यहाँ पर क्षेत्रीय पार्टीज़ हैं इन सबका एक अलायंस बना रहे हैं। जिस तरीके से हमने पहले भी निकाय चुनाव के दौरान अलायंस बनाया था, उससे पहले पंचायत चुनाव के दौरान अलायंस बनाया था, तो इस बार भी हम लोग सभी क्षेत्रीय पार्टियों को एकजुट करके अलग अलग सीटों पे अलग अलग पार्टी, जिस पार्टी का जहाँ पर जिन जिन सीटों पे ज़्यादा जनाधार है वहाँ पर उन पार्टियों को प्राथमिकता देते हुए एक अलायंस बनाएंगे ताकि 2027 के इलेक्शन में हम लोग अलग अलग क्षेत्रीय पार्टी से ज़्यादा संख्या में।
अब खबर रुड़की से है, जहां भारतीय किसान यूनियन रोड संगठन ने चकबंदी अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उनके खिलाफ विरोध जताया है। आपको बता दें कि किसानों ने चकबंदी विभाग कार्यालय के बाहर जोरदार नारेबाजी की और विभाग पर किसानों की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप भी लगाया गया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन रोड संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह ने चकबंदी विभाग को सख्त अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर 18 दिसंबर तक इब्राहिमपुर मसाई गांव में पैमाइश के लिए चकबंदी विभाग की टीम नहीं पहुंचती है तो संगठन चकबंदी अधिकारी कार्यालय पर तालाबंदी करेगा। और जहां पदम सिंह का यह भी कहना है कि यदि तालाबंदी की स्थिति उत्पन्न होती है तो इसका पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। जहां किसानों का यह कहना है कि विभाग की ओर से बार बार शिकायतों के बावजूद भी पैमाइश नहीं की जा रही है, जिससे कि उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो जमीन वहाँ करीब 1800 बीघे के 1600 बीघे करीब है, उसे काट दे तो चाहती सरकार को, और उसका तो लड़ रहे प्रधान जी, और प्रधान जी को कोई अपनी हो जाएगी बात सरकार की होगी। जो सरकार की जमीन के लिए भी एक प्रधान लड़ रहा है और उसका सपोर्ट नहीं कर रहा प्रशासन। कमाल की बात है, एक तरफ ये नुका है, हम तो जो ग्राम समाज की जमीन है उसका कब्जा मुक्त करा रहे हैं, एक भी नहीं कब्जा छोड़ वहाँ जा भी नहीं रही है। वहाँ 1800 बीघे 1600 बीघे जमीन है, इन्हें पूछा हुआ क्यों दबा ली भूमाफियाओं ने। तो यहाँ को हमने यह बात प्रशासन को, यहाँ के डीएम साहब को, आप 1600 बीघे तो काट दो एक ही जगह से, एक ही गाँव से, आप उसे प्रधान सहयोग कर रहे हैं, इसकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं। तो यह तो एक मिली भगत है इनकी। 3 साल से हम लगातार लगे हुए हैं, हमारी पैमाश नहीं हो रही, परेशान है। गांव वाले जो जैसे अध्यक्ष जी ने बताया, गांव वाले फसल नहीं बो पा रहे। क्यों नहीं बो पा रहे? क्योंकि उन्हें पता है कि यार कहीं खेत हमारा किसी और बना चला, क्योंकि इन्होंने लिख के दिया हुआ कि 80% पैमाश जो 2017 में हुई थी, 80% नक्शे के खिलाफ हुई थी। अब ये पैमाश इन्हें 1 साल लगे हो गए। डीएम साहब ने पुनः पैमाश का आदेश कराया था, उन्होंने 20% पैमाश करी। पीछे हमने 3 दिन पहले बहुत बड़ा गाँव में महापंचायत के अध्यक्ष जी भी वहाँ पर आए थे, भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले। उस समय भी एसडीएम साहब भी वहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि प्रधान जी लगातार रोजाना यहाँ पर आऊँगे, पर फिर भी इनकी कार्रवाई जो नहीं चली। वो कहते हैं कि चकबंदी डिपार्टमेंट भ्रष्ट डिपार्टमेंट है, वो 100 नहीं, वो 101% हमें लग रहा है कि खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर मसूरी से है, जहां इस बार विंटर कार्निवल को और भी खास और भव्य बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि इस बार कार्निवल के माध्यम से उत्तराखंड की लोक संस्कृति, परंपराएं और स्थानीय उत्पादों को बड़े स्तर पर प्रदर्शित किया जाए। जहां कार्निवल में बाहरी कलाकारों की जगह स्थानीय कलाकारों को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि पर्यटकों को उत्तराखंड की असली पहचान से रूबरू कराया जा सके। तो वही कार्यक्रम में लोक नृत्य, लोक संगीत, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ साथ पारंपरिक परिधान का भी खास आकर्षण होगा। जहां देहरादून के जिला अधिकारी सविन बंसल ने इस पर जानकारी दी है कि इस आयोजन में स्थानीय रंग, उत्पाद और खाद्य पदार्थों को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पर्यटकों को एक अलग और यादगार अनुभव भी मिलेगा। देखिए, आर्टिस्ट हमारे राज्य के ही, हमारे ज़िले के ही अब एक ऐसा मुकाम पा चुके हैं, तो हमें उनको इनकरेज करना है। तो पहले कोशिश यही है कि हमारे स्थानीय कलाकार, स्थानीय ग्रुप्स हैं, बैंड्स हैं, हम उन्हीं से परफॉर्मेंसेस करवाएंगे। और जो टूरिस्ट बाहर से आता है वो हमेशा उस एरिया की, उस राज्य की, उस ज़िले की जो स्पेशलिटीज़ हैं वो देखना और पहनना ओढ़ना खाना पसंद करता है। तो उस दृष्टिकोण से भी ये आवश्यक है कि हम अपना पारंपरिक जो कल्चर है, हमारे अपने स्थानीय कलाकार हैं, हमारा अपना स्थानीय उत्पाद है, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, या हमारे खाद्य पदार्थ हैं, हमारे मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स जो आज विश्व ख्याति पा चुके हैं, उन्हीं को हम शोकेस करें, जिससे यहाँ की लोकल इकोनॉमी भी ड्राइव हो और जो पर्यटक हैं वो भी एक अलग मेमोरीज लेकर जाएं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां पुलिस ने 24 घंटे के भीतर चोरी की 3 स्कूटी बरामद कर एक बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें कि एसपी सिटी मनोज कतियाल ने इस मामले का खुलासा करते हुए यह जानकारी दी है कि बरेली रोड पर स्थित बालाजी मोटर्स शोरूम से 3 स्कूटी चोरी हो गई थी, और जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की और बाद में पता चला कि चोरी की घटना शोरूम के पूर्व कर्मचारी ने ही अंजाम दी थी।
जहां आपको बता दें कि आरोपी ने शोरूम की गतिविधियां और व्यवस्थाओं का लाभ उठाकर यह चोरी की योजना बनाई थी और जहां टीपी नगर पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं उसके कब्जे से चोरी की गई तीनों स्कूटियों को बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ भी शुरू कर दी है और जहां मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वादी के द्वारा एक 12 तारीख को तहरीर हमें प्राप्त हुई थी, जिनमें वादी ने बताया कि भाई मेरा एक शोरूम है यहाँ पर और उस शोरूम में 3 स्कूटी उनके यहाँ चोरी हुई हैं। तो क्योंकि अभियोग जो है इसमें तत्काल पंजीकृत किया गया और मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में इसमें टीमों का गठन किया गया और इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और मैनुअल इंटेलिजेंस की सहायता से हम लोगों ने इसमें बहुत शीघ्रता से काम किया, अलग अलग टीमें बना करके, और जिसकी वजह से हमें मात्र 2 दिन में इसमें सफलता मिली, जिसमें हमने मुख्य अभियुक्त जो कि हिमांशु नामक एक व्यक्ति है उसको और 3 स्कूटी के साथ हम लोगों ने अरेस्ट किया है और साथ में इनके जो क्रिमिनल हिस्ट्री है उसकी भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। और इसके साथ ही ये एक मैसेज भी आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम पुनः एक ये देना चाह रहे हैं कि जो भी आप अपने शॉप पर कर्मचारी रखते हैं उसका सत्यापन जरूर कराएं, कर्मचारी का, घरेलू नौकर का, ड्राइवर का, क्योंकि ये चीज़ भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रकाश में आई कि इसको ये सितंबर 2025 तक उसी शोरूम में ये तैनात था और उसी शोरूम में तैनात होने के बाद इसने मात्र वहाँ से हटने के 3 महीने बाद इस घटना को अंजाम दिया। और साथ में इसमें ये भी है कि इनका आपराधिक इतिहास भी है जिसको हम लोग संबंधित थाने से वेरीफाई कर रहे हैं। सर, एक चिकना भी गिरफ्तार किया आपने नशीले इंजेक्शन? ये एक समीर उर्फ चिकना नाम का व्यक्ति जो है नशीले इंजेक्शन के साथ बनपुलपुरा थाना क्षेत्र से हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। ये एसओजी और थाना बनपुलपुरा की टीम की संयुक्त कार्रवाई थी और नशे के विरुद्ध जो है अभियान हमारा लगातार जारी है और हम जो भी इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं, कहाँ से ला रहा था, कहाँ बेचने जा रहा था, उसको भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन में क्लियर करेंगे और इसके खिलाफ लगातार अभियान हमारा। अब खबर रुड़की से है, जहां मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के तानसेपुर गांव में मंगलोर भगवानपुर बाईपास के पास एक युवक का अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही मंगलोर पुलिस मौके पर पहुंची और जहां शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, तो वहीं पुलिस की टीम शव की पहचान में जुटी है और आसपास के लोगों से पूछताछ भी लगातार जारी है। जहाँ जानकारी देते चले कि मंगलोर के सीओ विवेक कुमार का कहना है कि वह मौके पर पहुंचे थे और शव का पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि अगर किसी को भी शव से संबंधित कोई भी जानकारी मिले तो वह पुलिस को तुरंत सूचित करें ताकि मृतक की पहचान की जा सके। तो वहीं मामले की जांच लगातार जारी है। सूचना पे जो भगवानपुर मंगलोर का जो हाईवे है उसके पास एक अज्ञात शव के होने की सूचना मिली थी, जिस सूचना पर मेरे द्वारा एसपी देहात सर द्वारा और कोतवाल मंगलोर द्वारा और मौके पर फॉरेंसिक टीम ने जो है घटनास्थल का मुआयना किया है और संबंध में जो भी चीज़ें हैं आगे पोस्टमार्टम के लिए शव को भिजवा दिया है और जो भी चीज़ें इसमें आगे आएंगी उसमें देखा जाएगा। बाकी पब्लिक से भी अपील है कि अगर इस व्यक्ति को कोई भी पहचानता है तो उसके बारे में बता सकते हैं। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते खबरों की ओर। पहाड़ी इलाकों में इंसान और वन्य जीव का संघर्षण तेजी से लगातार उत्तराखंड में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी बीच सबसे बड़ी चिंता बच्चों की सुरक्षा को लेकर सामने आ रही है, जब सवाल उठ रहा है कि क्या वन विभाग के पास इतनी मैन पावर है कि वह स्कूल से आने जाने वाले नौनिहालों को सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। के पहाड़ी क्षेत्रों में बीते दिन वन्य जीव मूवमेंट बढ़ा है। ग्रामीण इलाकों के पास जंगली जानवरों के दिखने की घटना बढ़ने से अभिभावक गंभीर रूप से चिंतित हैं। डर ये है कि कहीं इस संघर्ष का खामियाजा बच्चों पर ना पड़े। ऐसे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि क्या वन विभाग के पास उतना मानव संसाधन है कि वे बच्चों को सुरक्षित स्कूल पहुंचाने और वापस लाने में मदद कर सके, जिसको लेकर वन विभाग के हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स रंजन कुमार मिश्रा का कहना है कि जिन इलाकों को हॉटस्पॉट चिन्हित किया गया वहां पूरी फोर्स फोकस तरीके से तैनात है। स्कूलों में जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि बच्चे खतरे को समझ सकें और खुद ही सुरक्षित रख सकें। जहां से भी शिकायतें मिलती हैं वहां फायर वॉचर, फॉरेस्ट गार्ड और स्थानीय टीमें तुरंत तैनात की जा रही हैं। कुछ स्थानों पर बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल टाइमिंग बदलने का अनुरोध भी किया गया है। नेचुरली नहीं, ये जो डिसीजन हुआ कि जल्द से जल्द उनको पहुंचना है, रिएक्शन टाइम कम देना है। नेचुरली हमारा पहाड़ी इलाका है, गांव बहुत दूर दूर रहता है,
कोई इंसिडेंट होता है तो हमारा बात होता है कि इमीडिएटली लोग वहाँ पहुँच जाए जो नज़दीक है, मे बी रेंज ऑफिसर नज़दीक में होंगे, मे बी हमारा फॉरेस्टर नज़दीक हुए, वो तुरंत वहाँ पर पहुँच जाए। इसके बाद हमारे डी साहब पहुँचेंगे, अगर डी साहब एकदम नज़दीक में तो वो तुरंत पहुँच जाएंगे। विभाग का दावा है कि संवेदनशील स्थानों पर गश्त बढ़ा दी गई है और टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं। लेकिन प्रश्न अब भी कायम है, क्या ये मैन पावर पर्याप्त है? वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में वन विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि मानव वन्यजीव संघर्ष की किसी भी घटना पर 30 मिनट में टीम मौके पर पहुंचे। इसके लिए संबंधित डीएफओ और रेंजर्स की जिम्मेदारी तय करने को कहा गया। लेकिन पहाड़ी भूगोलीय परिस्थितियों में कई गांव ऐसे हैं जहां पहुंचने में घंटों पैदल चलना पड़ता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अगर अचानक कोई घटना हो जाए तो टीम कैसे आधे घंटे में पहुंच पाएंगी? जिसको लेकर वन विभाग के मुखिया रंजन कुमार मिश्र ने स्पष्ट किया है कि बैठक में ये कहा गया है कि रिएक्शन टाइम कम किया जाए। पहाड़ी इलाकों की दूरी चुनौती है, लेकिन जैसे ही सूचना मिलती है, जो भी अधिकारी सबसे निकट हो, रेंजर, डीएफओ या स्थानीय टीम, उसे तुरंत घटनास्थल पर पहुंचना होगा। देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। इसमें यह होगा कि कोई प्रकार का किसी भी प्रकार की लैक्सिटी माने होना नहीं चाहिए, ये हमने क्लियर कट कर रखा है। जानबूझ के लेट नहीं पहुंचा जा सकता। जैसे जैसे हमने आदेश कर देते हैं या डीओपी को पहले पता चल जाता है कि वहाँ पर कोई मूवमेंट हो रहा है या कोई इंसिडेंट हो गया पर्टिकुलरली, तो इमीडिएटली विदाउट कोई भी अननेसेसरी डिले करते हुए उस जगह पे पहुंचा जाए। भले ही विभाग का कहना है कि उनकी कोशिश है कि संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी और तेज की जाए, लेकिन पहाड़ी भूगोलीय परिस्थितियों और अस्थायी संसाधन अब भी बड़ी चुनौती बने हुए हैं। अब देखना यह होगा कि वन्यजीव मूवमेंट के बीच क्या वन विभाग बच्चों की सुरक्षा की असली परीक्षा में खरा उतर पाता है या नहीं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर देहरादून से है, जहां दून अस्पताल में देर रात मारपीट की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि इमरजेंसी बिल्डिंग में इलाज के दौरान दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हो गया और जिसके बाद दोनों पक्षों ने अस्पताल के डॉक्टर्स और सुरक्षा कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट कर दी। यह विवाद रात के करीब 12 बजे हुआ और जिसके बाद अस्पताल के डॉक्टर्स ने काम पर रोक लगाकर हड़ताल शुरू कर दी है। तो जिसके बाद आपको बता दें कि घटना के बाद दून अस्पताल प्रशासन ने भी मामले को संज्ञान में लिया और जहां स्थिति को शांत कराने की कोशिश की गई, तो वहीं आपको बता दें कि डॉक्टर्स ने इस मामले में तहरीर दी है और पुलिस से कार्रवाई की उम्मीद भी जताई गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से ही है, जहां आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की घोषणाओं में देहरादून में बड़ी लापरवाही सामने आई है। जी हां, इस पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक भी आयोजित की और जहां बैठक में डीएम ने सभी विभागों से घोषणाओं पर हुई प्रगति की जानकारी ली और लंबित मामलों को निर्धारित समय पर के भीतर ही पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। और जहां डीएम ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणाएं प्राथमिकता वाले कार्य हैं और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने धीमी गति से चल रहे सभी कार्यों पर नाराजगी को जताते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार करने के निर्देश भी उनकी ओर से दिए गए। कुछ सिस्टमिक डेफिशिएंसीज भी हैं और कुछ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है अमंग डिपार्टमेंट्स और डेफिनेटली कुछ जगह पर लापरवाही भी है। तो इसका रिव्यू हम लगातार रेगुलरली लेते हैं, इसीलिए कि कोई भी इश्यूज हैं तो वो सॉर्ट आउट हो जाएं और जहाँ पे जो डिपार्टमेंट सीरियसली नहीं ले रहे हैं सीएम घोषणाओं को, तो उनके ऊपर कार्रवाई या तो हम करें या फिर उनके कंसर्न्ड विभागों को प्रस्तावित करें। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।